नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म द फ्यूचर कोचिंग पर। जैसा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी के में हमने कुछ कुछ पृथ्वी के बारे में जाना था, उसकी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर जो क्रस्ट मेंटल कोर है उनकी क्या क्या स्थिति है, कितने किलोमीटर तक उनका फैलाव है, कौन कौन से उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो मौजूद है, किस एलिमेंट से बने हुए हैं ये, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारी देशांतर रेखाएं रह गई थी। लास्ट लेक्चर में हमने अक्षांश रेखाएं जो है उनको पूरा कंप्लीट कर लिया था, उनके बारे में सब कुछ जान लिया था जितना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक, अब हम जानेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और वो किस किस तरह से या कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देशों से पास होती है। सबसे पहले हम देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ लिखेंगे। अभी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस टॉपिक को हम अपने को साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। छोटी सी बातें हैं, थोड़ी सी बातें हैं जो हमें जाननी है, उन्हें जानने के बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। हमने इसका जो स्ट्रक्चर है वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक पृथ्वी बनाकर उस पर पढ़ा था। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर था कि हम पहले एक पृथ्वी का इस तरह से, ये हमारा एक पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। ये था हमारा 0 डिग्री, ये है हमारी 0 डिग्री। 0 डिग्री कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखा या फिर इक्वेटर लाइन इसको बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये कौन सी है? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ऐसे ही एक हमारी पूरब से पश्चिम की तरफ आती है, ये हमारी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी तरह से रेखाएं बनी होती हैं, जितनी भी रेखाएं होती हैं वो सब देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, जो हमारे ये नॉर्थ से साउथ को जोड़ेंगी, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली। ठीक है, ये साउथ पोल, ये हमारा कौन सा? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, इस तरह से इस पे कुछ जो देशांतर रेखाएं हैं उनका स्ट्रक्चर बना होता है, जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा भी था। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से कुछ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देशांतर रेखाओं का बना होता है। इनमें कोई ऐसी खास रेखा नहीं है जैसी हमारी अक्षांश रेखाओं में थी, केवल एक 0 डिग्री है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें जानना आवश्यक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा पे कि वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट नोट करेंगे। जैसा कि अभी हमने जाना कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। रेखा, ये कौन सी रेखा होती है? ये हमारी रेखा है देशांतर रेखा। ठीक है, हमने क्या जाना? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है? हमारी देशांतर रेखाएं होती है। जितनी भी रेखाएं नॉर्थ से साउथ को मिलाती हैं वो देशांतर है। और ये मिड में जो है ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बात लिखेंगे, 0 डिग्री को और किस नाम से जाना जाता है? हमने लास्ट में शायद किसी लेक्चर में पढ़ा था कि 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ये पॉइंट भी नोट डाउन करेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच रेखा। रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हैं। इसके बाद लिखेंगे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं कितनी थी? 179। कुल देशांतर कितनी है?
कुल देशांतर रेखाएं हैं हमारी 360। ठीक है, 360 हमने कितनी बात जानी, उत्तर से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये सारी हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं, जो कि उत्तर जो ध्रुव है उसे दक्षिण ध्रुव से मिलाने का कार्य कर रही है। एक ये है हमारी 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 350, 360 है। ठीक है, अब एक बात है, इन देशांतर रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी है। मैक्सिमम दूरी सबसे पहले कहां पे होगी, मैक्सिमम दूरी होगी आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास में। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी होगी दो रेखाओं के बीच में, वो कितनी होगी, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ये है, तो इस बात को भी नोट करेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अधिकतम दूरी कितनी होगी, 111.32 किलोमीटर। ये हर जगह सेम नहीं है, ये जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे की तरफ चलेंगे तो ये घटती हो जाएगी, क्योंकि जो देशांतर रेखा है वो सब ये साउथ पोल से स्टार्ट होती है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी वो पैरेलल थी, एक दूसरे के पैरेलल चलती थी, लेकिन ये जो रेखाएं ये पैरेलल नहीं होती है, नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हमारी कैसी है, जो देशांतर रेखाएं वो पैरेलल लाइंस नहीं होती। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, हमारे भारत की, जो हमारे भारत से क्रॉस होती है, या जो हमारे भारत की मानक रेखा है, जिसको हम भारत की मानक रेखा नाम से जानते हैं, वो कौन सी है, वो है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 5 मिनट रेखा के नाम से उसको जानते हैं। तो भारत से 82 डिग्री 5 मिनट देशांतर रेखा पास होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इतनी ही कुछ बातें हैं जो देशांतर रेखा के बारे में जाननी अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे 0 डिग्री की। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना देशांतर रेखा के बारे में, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। एक इसमें 0 डिग्री होती है, जिसका नाम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इन रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। इन रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी है, एक 111.32 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको जाननी अनिवार्य थी। इसके आगे जो हम बात करेंगे वो बात है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा में, कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, या फिर क्या क्या उसके अन्य बातें। चलिए, चलिए तो ये हमारा मैप है, जिसके थ्रू हम अभी जानेंगे कि हमारी देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं, जिन जिन देश से 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। सबसे पहले लिखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो यह कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। कुल कितने, 9 देशों से होकर गुजरती है। वो 9 देश कौन कौन से हैं उनके हम नाम नोट करेंगे। सबसे पहला है यूनाइटेड किंगडम। पहला देश कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। दूसरा है हमारा फ्रांस। फ्रांस के बाद है स्पेन। स्पेन के बाद है हमारा अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद में है माली।
माली के बाद है फ्रांस, बुर्किना, बुर्किना है, फ्रांस नहीं बुर्किना। फिर है टोगो, घाना, और 9वें नंबर पे है हमारा अंटार्कटिका का महाद्वीप। ठीक है, तो ये हमारे वो 9 देश हैं जिनसे हमारी 0 डिग्री होकर गुजरती है। इनके केवल आपको नाम याद रखने हैं, इससे अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखिए, अब हम मैप पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी कौन कौन सी रेखाएं हैं या किस तरह से रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने लास्ट पढ़ लिया था कि किस किस जगह से हमारी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपनी देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखा में भी कोई ज्यादा का पढ़ना नहीं है। सबसे पहले हम केवल 0 डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि 0 डिग्री ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इधर हमारी 180 है, 180, इधर भी हमारी 180, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी रेखाएं हैं जिनके बारे में हम बात करनी है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आप देख सकते हैं किस तरह से कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से ओशन से गुजरती है। ये रही, ये हमारी इधर से अफ्रीका, इन सारे महाद्वीप से होकर ये अंटार्कटिका महाद्वीप, इन सब से गुजरती है। तो ये हमारी 0 डिग्री की स्थिति है। ठीक है, इसको क्या नाम से और जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा, इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इससे ज्यादा इसमें डीप में कुछ नहीं पढ़ना है, इससे आपसे इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। जो महत्वपूर्ण थी अक्षांश रेखाएं थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? उसमें पढ़ते हैं कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मौजूद है। जैसे पृथ्वी के अंदर जो हमारी क्रस्ट है या जिसके ऊपर हम सतह है उसके ऊपर खड़े हुए हैं, उससे नीचे क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं या फिर क्या क्या कार्य हो रहे हैं। ऑटोमेटिक क्या कार्य अंदर की तरफ पृथ्वी के चल रहे हैं। जैसे आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा कभी, कि ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो वो किस वजह से होता है कि अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उस कारणवश ज्वालामुखी उद्गार होता है। पृथ्वी के अंदर ये सारी केमिकल जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो चलती रहती है। ठीक है, अंदर की कौन कौन सी चट्टाने हैं, माइनिंग होती है, आपने माइनिंग के बारे में सुना होगा, उससे खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो ये सब पृथ्वी के नीचे ही मौजूद होते हैं। तो पृथ्वी हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इंटरनल स्ट्रक्चर को, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो आज हम इनके बारे में ही चर्चा करेंगे कि ये क्रस्ट क्या होती है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, या फिर इनका भी विभाजन किस किस पार्ट में किया गया है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बेस से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह की है। तो एज यूजुअल एक पृथ्वी का डायग्राम बनाने की कोशिश, ये हमारा पृथ्वी का डायग्राम बनाने की हमने कोशिश की। तो अब हम इसमें जानेंगे कि सबसे पहले इसमें एक बात नोट कीजिए, ये हमारा सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। कितना होगा ये? 6371 किलोमीटर का है। तो अब हम एक इतना पार्ट ले लेंगे इस पृथ्वी का, ये इस पार्ट को बाहर निकालेंगे और इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ये क्या है। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी है ही नहीं, इसका कोई इश्यू मत रखिएगा। चलिए, तो अब जानते हैं पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी के स्ट्रक्चर को कितने पार्टों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, 3 पार्टों में। पहला क्या है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर।
तो ये हमारा पार्ट है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? देखिए इस सतह से यहां से और ये पूरी दूरी ये है हमारी 6371 किलोमीटर। ठीक है, इतने अंदर तक हमारी पृथ्वी का जो हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में है। ये हमारा सेंटर है पृथ्वी का। इस जगह ये क्या है? सेंटर। तो इसको एक तरह से आप सर्कल की रेडियस जैसे मानते हैं, इस प्रकार आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, अब इसके बारे में जानेंगे कि क्रस्ट की स्थिति कहाँ है, मेंटल की स्थिति क्या है और कोर की स्थिति क्या है। इनको और किन किन पार्टों में विभाजित किया गया है, इनके अंदर क्या क्या मैग्नीज या क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चट्टाने या कौन कौन से सॉल्ट या कौन कौन से खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है, ये एक पार्ट है इसका, ये इधर निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या विभाजन किया? क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्रस्ट ये है हमारा 0 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की सतह, कि जिस सतह पे हम लोग खड़े हुए हैं वो सतह क्या है? 0 किलोमीटर मानेंगे। 0 किलोमीटर से हम नीचे की तरफ चलेंगे तब बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 किलोमीटर हो गया। 0 किलोमीटर से जो क्रस्ट है उसकी स्थिति है हमारी 30 किलोमीटर तक। तो क्रस्ट कहां से कहां तक है? 0 से 30 तक हमारा क्या है? क्रस्ट। 30 के बाद 30 से लेकर और 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक हमारा कोर है। और 2900 किलोमीटर के बाद 6371 किलोमीटर तक हमारा क्या है? कोर है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, अब हमने जो है कुछ साइंटिस्ट बाद में आए या कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने और रिसर्च की और अच्छे से अध्ययन करने के लिए इन्होंने इन तीनों के भी अलग अलग पार्ट कर दिए। ठीक है, क्रस्ट को भी दो पार्ट में बांट दिया, मेंटल को भी और कोर को भी। तो क्रस्ट को क्या किया उन्होंने? ये क्रस्ट को इस जगह से ये किया, इसको बना दिया अपर क्रस्ट, ये बना दिया लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी इसी प्रकार से दो भागों में करके, ये हो गया अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। और इसी तरह से कोर को भी दो में विभाजित कर दिया, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, अब इनकी स्थिति जान लेते हैं कि ये कहां से कहां तक है। तो अपर क्रस्ट जो है वो 0 से 12 किलोमीटर तक है। 0 से 12 किलोमीटर तक कौन सी है? अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट के बाद 12 से 30 किलोमीटर तक है आपकी लोअर क्रस्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि जो क्रस्ट है उसको केवल दो पार्टों में डिवाइड किया। ठीक है, हमारे जो क्रस्ट का पार्ट है इस तरह से जानेंगे। ये देखिए जो क्रस्ट है ये बनी हुई है यहाँ पर ही। ये क्रस्ट को क्या किया इन्होंने? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बना दिया अपर क्रस्ट, एक को बना दिया लोअर क्रस्ट। इसलिए अध्ययन ताकि अच्छे से किया जा सके। कुछ बाद के स्टार्टिंग में हमने अपनी छोटी क्लासों में जो पढ़ा था वो केवल ये पढ़ा था कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर तीन है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक, इतनी बात क्लियर है? इसके बाद जो मेंटल है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। 12 से 30 किलोमीटर तो हो गया हमारा लोअर क्रस्ट, और 30 से 700 किलोमीटर तक हमारा क्या है? अपर मेंटल। अपर मेंटल के बाद 700 से 2900 तक है हमारा लोअर मेंटल। और उसके बाद ये जो हमारा कोर है ये है 5150, यानी कि 5150 किलोमीटर तक हमारा क्या है? आउटर कोर है। और 500 150 से 6371 यहां तक हमारा इनर कोर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये इनकी लेंथ है कि कौन कौन से कहां तक कितना हमारा जो अपर क्रस्ट है या मेंटल है, कोर है, कितने इनकी दूरी है। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना था। मेन यही है कि इनकी कितने कितने, इनके बीच में कितना कितना डिस्टेंस है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये दोनों पार्ट मिलाकर क्या बना रहा है? क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट मिलकर क्या बनाएंगे? क्रस्ट। या ये दोनों, इसके जो दो पार्ट है वो क्या है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इसी तरह हमारा है मेंटल, मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसी तरह से है हमारा कोर, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो इतनी बात थी जो आपके जानने योग्य है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है।
कि सबसे पहले तो रेडियस ही जान लो कितना है, कितनी दूरी तक है, 6371 किलोमीटर। उसके बाद इसके अंदर या पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट के हमारे दो पार्ट बना दिए गए, एक अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट जो है वो 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक है, लोअर क्रस्ट हमारा 12 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है। फिर आ जाता है हमारा अपर मेंटल, अपर मेंटल है 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, और उसी प्रकार लोअर मेंटल है हमारा 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। फिर हमारा कोर है, कोर के भी दो पार्ट है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, और जो हमारा इनर कोर है वो है 5150 से 6371 किलोमीटर तक। इतनी बात क्लियर है? यही बात आपको नोट डाउन करनी है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कौन सा पार्ट की डिस्टेंस बीच की कितनी कितनी है, यानी कि अपर क्रस्ट कहां से कहां तक है, वो सब आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर इनसे भी पूछ लेता है कि जो हमारा मेंटल क्रस्ट है उसकी डिस्टेंस कहां से कहां तक है। तो मेंटल है, मेंटल की कहां से है 30 से लेकर 2900, लेकिन पूछ रहे अपर मेंटल की है तो 30 से 700। तो ये पूरा आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं थोड़ी सी बातें इनके विषय में। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं हम क्रस्ट की। तो क्रस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे हम लेंगे कि क्रस्ट की क्या क्या स्थिति है। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या है, ये है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के दो पार्ट है जैसा कि हमने अभी पढ़ा। ये है हमारा अपर क्रस्ट और ये है हमारा लोअर क्रस्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमारा अपर क्रस्ट है वो कहां से है, 0 किलोमीटर से ये है 12 किलोमीटर तक, और 12 से ये है 30 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये हमारे क्रस्ट की स्थिति है। तो इसके बारे में अब जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि इनकी स्थिति कहां से कहां तक है। तो क्रस्ट का जो विस्तार है, क्रस्ट का विस्तार कहां से कहां तक है, 0 किलोमीटर से या सतह से 30 किलोमीटर तक। ठीक है, क्रस्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक हमारा है अपर क्रस्ट, जिस जो कि है 0 किलोमीटर से हमारा 12 किलोमीटर तक। एक है हमारा लोअर क्रस्ट, जो है हमारा 12 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्रस्ट के बारे में। ठीक है, क्रस्ट का एक अन्य नाम है सेल। क्रस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, इसका एक अन्य नाम है SiAl। SiAl, इस बात का आपको ध्यान रखना है। Si का मतलब क्या है यहाँ पे, सिलिका, और Al का मतलब एल्यूमिनियम, यानी कि इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको सेल नाम से भी जाना जाता है क्रस्ट को। अन्य नाम आप लिख सकते हैं, यह है इसका अन्य नाम। अन्य नाम किस चीज का, क्रस्ट का। क्रस्ट का अन्य नाम क्या है, सेल। सेल Si का मतलब क्या है इसमें, सिलिका, और Al का मतलब है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है क्रस्ट के बारे में। ठीक है, इसकी मोटाई की बात करेंगे कि इसकी औसत मोटाई कितनी है। औसत मोटाई, तो इसकी औसत मोटाई है 33 किलोमीटर की। ठीक है, औसत मोटाई को याद रखेंगे कि औसत मोटाई मोटाई कितनी है इसकी, 33 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद कुछ जो बातें जानने योग्य है कि जो क्रस्ट है उसकी मोटाई अलग अलग है। अगर आप समुद्र की गहराइयों में जाएंगे या समुद्र पे देखेंगे तो क्रस्ट की जो मोटाई है वो कम होगी, वो केवल 5 से 10 किलोमीटर की होगी। लेकिन जो सरफेस है जहां पर हम रहते हैं वहां पर इसकी औसत मोटाई कितनी होगी, 33 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर। और ओशियन में होगी इसकी, ये तो है सतह पर, सतह पर। ठीक है, और ओशन में इसकी होगी 5 से 10 किलोमीटर अप्रोक्स।
ठीक है भाई, ओशन जो है वो क्रस्ट के ऊपर ही तो है। ठीक है, वो एक गड्ढे के तरह से, या फिर आपने तालाब देखे हो तो उसे बड़ा तालाब मान लीजिए आप। तो उसी तरह से जो क्रस्ट है वो गहराई में ज्यादा है समुद्र, तो उनकी जो क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो महासागर या समुद्र में जाकर कम हो जाती है, 5 से केवल 10 किलोमीटर ही रह जाती है। देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ उसका। मान लीजिए एक छोटा सा हम अर्थ का पार्ट ले रहे हैं, ये इधर से ये एक हमने अर्थ का पार्ट ले लिया। ठीक है, और ये हमारी जो सतह है, ठीक है, और इधर से ये इधर ऐसे हमारा ये ओशन बन गया। ये हमारा है ओशन। ठीक है, ये हमारी सतह है, ये 0 किलोमीटर से ये हमारी क्रस्ट है पूरी, कहां तक है, 30 किलोमीटर तक। ठीक है, तो यहां से जो यहां तक की इसकी औसत है वो कितनी है, 33 किलोमीटर, और ओशन में जाके इसकी रह जाती है केवल 5 से 10 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा क्रस्ट है उसकी जो औसत मोटाई है सतह पर वो 33 किलोमीटर है, और जो ओशन है वो इस कारणवश, क्योंकि ओशन सतह जो हमारी जो क्रस्ट है उसके अंदर ही बना हुआ है, कोई ऊपर तो है नहीं क्रस्ट से, भाई सतह तो सबकी एक ही होगी ना, तो हमारे लेवल में ही है ओशियन भी। तो इसी वजह से ये जो इसकी औसत ऊंचाई है या औसत मोटाई है वो केवल 5 से 10 किलोमीटर रहती है। वो अलग अलग जगह वेरी करती है, क्योंकि समुद्र हर जगह एक सा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हर समुद्र की गहराई एक सी है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है आपको। अब इसमें देखते हैं कौन सी चट्टाने होती हैं, कौन कौन सी चट्टाने हमें मिलती हैं। ठीक है, ये जो हमारा है ये बना होता है ग्रेनाइट चट्टान से, ये है औसत मोटाई, औसत लिख लो बस। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन सी चट्टाने होती है इसमें। अभी बताया मैंने, इसमें चट्टाने होती हैं आपकी ग्रेनाइट चट्टान से बना है, किससे, ग्रेनाइट। और समुद्र के नीचे कौन सी है, बेसाल्टिक चट्टाने हैं। समुद्र के नीचे कौन सी होती हैं, बेसाल्टिक चट्टाने। बेसाल्टिक चट्टाने। अभी आप केवल चट्टानों के नाम लिख लें, आगे हम पढ़ेंगे कि चट्टाने क्या है। हमारा पूरा टॉपिक है चट्टानों के बारे में, कि बेसाल्टिक चट्टान कौन सी है, ग्रेनाइट कौन सी है, जितने भी चट्टाने हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो क्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप इन सबको लिखेंगे कि क्रस्ट का विस्तार कितना है, 0 से 30 किलोमीटर। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसे, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। ठीक है, अपर क्रस्ट की जो विस्तार है वो कितना है, 0 से 12 किलोमीटर। लोअर का कितना है, 12 से 30 किलोमीटर। इसकी औसत मोटाई कितनी है, 33 किलोमीटर सतह पर, और ओशियन पे कितनी है, 5 से 10 किलोमीटर। इसका एक अन्य नाम है, वो अन्य नाम क्या है, सेल। सेल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इतनी बात आपको क्रस्ट के बारे में ध्यान रखनी है। कल जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोर के बारे में, कि कोर के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, किस चीज से कोर बना हुआ है, उसकी विस्तार कितना है, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे।